नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज का जो है आज हम यहाँ पे 19th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 18th पार्ट आ चुके हैं, तो अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको उन पार्ट्स को देखना चाहिए, जिससे जो है आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगी। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ जो है इसकी बिल्कुल फ्री में मिलती है। कहाँ पर फ्री में मिलती है? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है बिल्कुल फ्री में मिलती है। हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। यहाँ पर एक बार वीडियो लेक्चर से आप इस वीडियो को पढ़ेंगे, क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है एनटीपीसी की जो हमने ये पीडीएफ दी है आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। वहाँ से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा और माइंड में सोचिएगा कि क्या क्या मैंने जो है बात बताई थी, उन सभी को अगर माइंड में आप एक बार रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली जो है लॉन्ग लास्टिक समय तक जो है आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो ऐसे आपको तैयारी कर रही है। मई में जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा डेफिनेटली। अप्रैल में जो है आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, और आपका जो एग्ज़ाम है वो मई के महीने में जो है अटेम्प्ट करवा लिया जाएगा। कब होएगा? तो ये आपका मई 2025 में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है? अभी फरवरी का महीना चल रहा है, और जो है मार्च अप्रैल 2 महीने आपके पास हैं। मोटा मोटा जो है 60 दिन वो हो गए, और जो है फरवरी के भी कुछ दिन बचे हुए हैं, ज़्यादा दिन तो नहीं बचे हुए। 55-60 दिन आप मान के चल सकते हैं आपके एग्ज़ाम में बचे हुए हैं। तो आप डेफिनेटली अपनी तैयारी को और तेज़ कर दीजिएगा। इस पीवाईक्यू सीरीज को जो है हम तब तक कंप्लीट करवा देंगे, आई होप। और जो है स्टैटिक और करंट का भी जो डाटा है वो आपको काफ़ी हद तक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो आप सभी जानते हैं बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। त्रिपिटक कौन कौन से होते हैं? त्रिपिटक बौद्ध धर्म के कौन कौन से हैं? एक तो विनय पिटक हो गया, एक सुत्त पिटक हो गया, और एक अभिधम्म पिटक हो गया। ठीक है, ये 3 त्रिपिटक कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, जिनको विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक कहा जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विनय पिटक के अंदर जो है भिक्षुओं के लिए जो है नियमों का उल्लेख किया गया है। अब बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध की। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। पूर्व लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल के अंदर है भाई ये। ठीक है, मृत्यु की बात करूं तो मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। 483 ईसा पूर्व जो है मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके जो पिता का नाम था, पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। ठीक है, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। माता का क्या नाम था? माता का नाम माया था। इनका जो लालन पोषण था, मतलब पालन पोषण था, वो किसने किया था? इनकी मौसी ने किया था। मौसी का क्या नाम था? मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, ये इनकी माता मौसी का नाम था। इन्होंने ही जो है इनकी पालन पोषण किया था। उनके बाद इनके जो है इनके पुत्र का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। और जो है जो इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था? यशोदा नाम था। यशोधरा नाम था इनकी पत्नी का नाम। ठीक है, और इनका जो नाम था, इनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, बचपन में ही मतलब जो है बचपन में इनकी माता का देहवासन हो गया था, जिसकी वजह से इनकी मौसी ने जो है इनका पालन पोषण किया था। उसके बाद जो है 29 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने घर छोड़ दिया था, और 35 वर्ष की आयु में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना। 29 वर्ष में जो है इन्होंने घर छोड़ दिया था, और 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की तपस्या के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आप ये भी याद रखेंगे।
बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इतनी सारी जानकारी जो है आप महात्मा बुद्ध के बारे में भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए, मतलब आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में जितनी भी चीज़ें ली गई हैं उनमें से अधिकतर जो है डिफरेंट देशों से हमने जो है उधार ली है या फिर अडोप्ट की हैं। उसी अडोप्ट करने के लिए जो है एक व्यक्ति ने आलोचना करते हुए कहा है कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो ये आलोचना के अगेंस्ट जो है ये वर्ड बोले गए हैं। तो ये वर्ड किसने बोले थे? तो ये वर्ड बोले थे B.R. अम्बेडकर ने। तो ठीक है, B.R. अम्बेडकर का जन्म आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। सबसे पहले इनके जन्म की ही बात कर लेते हैं। तो मैं इनका जन्म बता देता हूँ, कुछ फिर मैं और बताऊँगा आपको इनके बारे में कि जो भारतीय संविधान में चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ से ली गई है। सबसे पहले हम B.R. अम्बेडकर की बात कर लेते हैं। B.R. अम्बेडकर, इनका जन्म और मृत्यु आप जरूर याद रखेंगे बिकॉज ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो इनकी बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? तो जन्म इनका हुआ था 14 अप्रैल 1891 को जो है इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करूँ तो मृत्यु इनकी कहाँ पर हुई थी? महू मध्य प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। ये भी आप याद रखना, महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करूं तो मृत्यु कब हुई थी? 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी और मसौदा समिति के ये अध्यक्ष भी थे। ठीक है, उसके बाद संविधान के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं संविधान में कौन कौन सी चीज़ जो है हमने किस देश से जो है ली गई है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कानून का शासन, कानून का शासन हो गया, कैबिनेट प्रणाली हो गया, उसके बाद नागरिकता हो गया। नागरिकता के बाद आप क्या याद रख सकते हैं? ये तीन चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? तो ये चीज़ें हमने जो है ब्रिटिश संविधान से ली हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने ब्रिटिश संविधान से ली है। उसके बाद जो है हमने स्वतंत्रता, समानता, और बंधुत्व के सिद्धांत, ये कहाँ से लिए हैं? ये फ्रांस से लिए हैं सिद्धांत। ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये फ्रांसीसी संविधान से लिए हैं। आगे आप पढ़ लेना, लगा लेना, फ्रांस के संविधान से लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? जो कि 51A अनुच्छेद में है। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? तो पूर्वी सोवियत संघ से लिए हैं। ठीक है, सोवियत संघ से लिए हैं। उसके बाद मैं बात करूं और हमने क्या लिया है? न्याय के आदर्श हमने कहाँ से लिए हैं? मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? मौलिक अधिकार, ये कहाँ से लिए मौलिक अधिकार? तो ये हमने अमेरिका से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। उसके बाद हम और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करना। ये मैं आपातकाल लिख देता हूँ, बाकी आप समझ लेना। ठीक है, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है। ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव, ये हमने कहाँ से लिया है? सदस्यों का चुनाव, तो ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, ये मैंने कुछ आपको बता दिए हैं
तो ये आपको याद रखनी है, कौन सा जो है संविधान की चीज़ें जो है हमने किस देश से अडोप्ट की है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये चीज़ें जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। तो भारत के किस राज्य में जो है पवन ऊर्जा सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य की जो पवन ऊर्जा उत्पादन है वो सर्वाधिक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी के बारे में मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूँ, अभी लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप सिर्फ सुन लीजिएगा इसको। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 1869 में पोरबंदर के गुजरात में हुआ था, और जो इनका पूरा नाम था मोहनचंद करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। उसके बाद जो ये 1893 में ये कहाँ गए थे? अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए अफ्रीका में गए थे। भारत कब लौटे थे? तो भारत लौटे थे ये 9 जनवरी 1915 में जो है ये भारत लौटे थे। उसके बाद जो है इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण भी किया था। उसके बाद जो है 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। उसके बाद 1918 में इन्होंने अहमदाबाद मिल हड़ताल की थी, और 1918 में जो है इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था। उसके बाद 1920 में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, कोई बात नहीं, सीक्वेंस वाइज ही लिख देता हूँ। 1917 में इन्होंने क्या किया था? 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। 1918 में क्या कहा था? खेड़ा सत्याग्रह किया था। 1918 में ही जो है इन्होंने अहमदाबाद मिल हड़ताल की थी। 1920 में इन्होंने क्या किया था? असहयोग आंदोलन किया था जो 1922 तक चला था। उसके बाद जो है 1930 में इन्होंने क्या किया था? दांडी मार्च किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। 1932 में इन्होंने क्या किया था? 1932 में जो है पूना पैक्ट समझौता हुआ था। किस किस के बीच में होता? पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। 1932 के बाद आप क्या याद रख सकते हैं? 1942 याद रख सकते हैं। 8 अगस्त 1942 को जो है करो या मरो का नारा दिया था इन्होंने, और जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। ये इतने सारी जो डेट्स हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि भाई उस अंतिम बंदी सफ़ेद बाघ का नाम बताइए जिसकी मुंबई में मई 2019 में मृत्यु हो गई थी। ये उस समय का करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो ये भाई इसका राइट ऑप्शन मैं बता देता हूँ, बाजीराव नाम था, यानी कि ये एक शेर का नाम है। ये यहाँ पे लिखा गया ना बाघ, शेर का नाम क्या है? शेर का नाम है भाई शेर का नाम है बाजीराव। तो ये बाजीराव की मृत्यु भाई मई 2019 में जो है हो गई थी मुंबई के अंदर। ठीक है, बस इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताए। वर्तमान में जो रेलवे जोन है, वर्तमान में कितने रेलवे जोन हैं? वर्तमान में जो है ये तो पता ही होना चाहिए, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के कितने जोन है? वर्तमान में रेलवे में कुल 18 जोन है भाई। ठीक है, वर्तमान में 18 जोन है। 17वें जोन का जो है इन्होंने नाम पूछा है। तो कोलकाता मेट्रो जो है 17वें जोन का नाम था। भारत में पहली रेल कब चली थी? तो ये 1853 में चली थी पहली ट्रेन। कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन होते थे? लॉर्ड डलहौजी होते थे। लॉर्ड डलहौजी होते। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1848 से 1856 तक जो है ये पद पर रहे थे। ठीक है, 1848 से 1855 तक जो है इनका कार्यकाल था। रेलवे में 18वां जोन है, और 18वां जोन कौन सा है? 18वां जोन भी आप याद रखना, 18वां जोन हो जाएगा ये दक्षिणी तटीय रेलवे। दक्षिणी तटीय रेलवे हो जाएगा। और इसे कब जोड़ा गया था? 2019 में जोड़ा गया था इसे। ठीक है, ये भी आप याद रखना, 2019 में इसको जोड़ा गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुख्यालय हो जाएगा विशाखापट्टनम, यानी कि जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर हो जाएगा? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम।
ठीक है, इतनी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। तो सभी जानते हैं आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है गति के 3 नियम दिए गए हैं। गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम दिया गया है। गति के 3 नियम दिए गए हैं। इसके बारे में आप क्या याद रख सकते हैं, गति के 3 नियम आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। कब दिए गए थे, 1687 में इनकी पुस्तक आई थी। पुस्तक का क्या नाम था 1687 में, फिलॉसफी या नेचरली प्रिंसिपिया, फिलोसफी या नेचुरली प्रिंसिपिया। ठीक है, इसके अंदर जो है इन्होंने लेख में लिखा था 1687 में इनके द्वारा जो है 3 नियम इसके द्वारा दिए गए थे। कौन कौन से नियम थे, जड़त्व का नियम था एक, तो दूसरा कौन सा था, जड़त्व का नियम हो गया, और दूसरा था द्रव्यमान और त्वरण का नियम, द्रव्यमान त्वरण का नियम। और तीसरा कौन सा था, तीसरा नियम था गति का तीसरा नियम। ठीक है, गति का तीसरा नाम जो एक्शन रिएक्शन होता है ना, तीसरा नियम वो वाला। ठीक है, ये तीनों नियम आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था। कोड नेम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था भाई, स्माइलिंग बुद्धा। कब किया गया था, 1974 में किया गया था, 18 मई 1974 को। कहाँ किया गया था, राजस्थान के पोखरण में किया गया था। कहाँ गया स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। कोड नेम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था मेरा मानना है कि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। तो 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था मेरा मानना है कि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र जो है अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। तो ये गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा जो है ये बोला गया था। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। तो ये लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, और पहली बैठक कब बैठी थी, पहली बैठक कब हुई थी, मतलब 1946 में हुई थी। दिन क्या था, 9 दिसंबर 1946 का दिन था भाई। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हुई थी। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं, सच्चिदानंद जो सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये दोनों डेट्स आप याद रखना, लागू हुआ। और अपनाया कब गया था, तो अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, ये दोनों डेट्स याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवंशिकी अध्ययन किया है। अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था, तो कहाँ आयोजित किया गया था ये, तो ये किया गया था भाई लक्षद्वीप में जो है आयोजित किया गया था। CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवंशिक अध्ययन किया था। ये आप थोड़ा सा याद रखना, पहली बार जो चीज़ होती है वो अक्सर पूछ ली जाती है। तो CSIR के वैज्ञानिकों ने जो है भारत में पहली बार आनुवंशिक अध्ययन किया था, और ये जो अध्ययन था ये कहाँ पर किया था, लक्षद्वीप में किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है डैश को 2020 यूनेस्को गिलेर्मो केनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है।
तो किस व्यक्ति को जो है 2020 के यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनिथ बिडायो लीमा को जो है 2020 यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार से जो है ये पुरस्कृत किया गया था। यूनेस्को की बात करूँ तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को, तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी नवंबर 1945 को। नवंबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो ये जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है ये हो जाएगा पेरिस के अंदर। पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। फुल फॉर्म जरूर याद रखना आप। किसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे? तो ये आप यूनेस्को की फुल फॉर्म जो है वो याद रखेंगे। फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? किस भारतीय महिला निशानेबाज ने नई दिल्ली में आयोजित 2019 ISSF, ये शूटिंग का नाम है ISSF, विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में जो है स्वर्ण पदक जीता था? तो ये 2019 का करंट अफेयर से रिलेटेड है, ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी। तो ये अपूर्वी चंदेला थी जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जो है स्वर्ण पदक जीता था 2019 के अंदर। कहाँ आयोजित किया गया था ISSF 2019? तो ये नई दिल्ली के अंदर जो है भाई आयोजित किया गया था। अब ISSF के बारे में हम जान लेते हैं। ISSF की स्थापना क्या हो जाएगी और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ISSF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल शूटिंग इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, ये उसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। बात करें इसको एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था? EST एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि स्थापना इसकी कब की गई थी? तो 1907 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर की बात करूँ तो हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पर हो जाएगा? म्यूनिख जर्मनी में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, म्यूनिख के अंदर। ठीक है, म्यूनिख जर्मनी में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ISSF के बारे में आप इतनी स्टैटिक जानकारी रखेंगे। ये जानकारियां मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि SSC रेलवे के अंदर यही सब जो है स्पोर्ट्स और इनसे रिलेटेड तो भर भर के पूछता है SSC वाला। तो SSC वाला अगर कोई आपका फ्रेंड है तो ये वीडियो उसको भी शेयर कर देना। और SSC वाला अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो भाई डेफिनेटली आपको ये सारी PYQ की जो सीरीज है ये कंप्लीट देखनी चाहिए। अभी 2025 में SSC के सारे एग्जाम जो है शुरू होने वाले हैं, जून जुलाई से शुरू हो जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट अपने SSC एग्जाम के अंदर स्टेज 1 के अंदर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कहाँ है चार्ल्स बेबेज? तो ठीक है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एलन ट्यूरिंग को। ये भी आप याद रखना, एलन ट्यूरिंग को जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, और ये जो चार्ल्स बेबेज थे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन का जो है डिजाइन किया था। क्या किया था? डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, इनका डिजाइन किया था। ठीक है,
ये भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी। तो ये 2019 वाला भाई आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, 2019 वाला आपको याद नहीं रखना है। अभी वर्तमान में 2024 वाला आपको जरूर याद रखना। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी, मुझे नहीं पता 2024 में क्या थी जरूर, लेकिन आप फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी। प्लीज़ फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं मानव विकास सूचकांक की। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ठीक है, मानव विकास सूचकांक की जो स्थापना है कब हुई थी, ये 1990 में हुई थी, मानव विकास सूचकांक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में हुई थी स्थापना, 1990 में। किसने की थी, महबूब उल हक ने की थी, महबूब उल हक ने इसकी स्थापना की थी। और ये कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, ये जानकारी भी आप याद रखेंगे। चलिए आ गया मेरे पास आंसर, मैंने फाइंड आउट कर लिया है, कोई बात नहीं। 2023-24 का मैं बता देता हूँ आपको। चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ, आप बताइएगा मेरे को। ठीक है, ठीक है, 130 ए ऑप्शन हो गया, बी 131, सी 133, डी 134। ठीक है, ये चार ऑप्शन मैंने बता दिए हैं 2023-24 के। इनमें से आप आंसर जो है क्लिक करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में बोला गया रोलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था। तो रोलेट एक्ट कब आया था, सबसे पहले आप याद रखेंगे रोलेट एक्ट, ये आया था 1919 के अंदर भाई। ठीक है, 1919 में जो है रोलेट एक्ट आया था। रोलेट एक्ट कब आया था, 1919 के अंदर आया था। और इसी के अगेंस्ट जो है क्या चलाया गया था, ये तो ये चलाया गया था भाई, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसके अगेंस्ट क्या चलाया था महात्मा गांधी ने, तो स्वदेशी आंदोलन चलाया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने। और ये जो रोलेट एक्ट था, ये क्या कानून था, बिना मुकदमे के जो है कारावास था, बिना मुकदमे के जो है ब्रिटिश पुलिस जो है वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी। ये रोलेट एक्ट था और इसी के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1919 में। और कौन कौन सा आया था, खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था भारत के अंदर, क्योंकि जो तुर्की के सुल्तान थे उनको जो है अपदस्थ कर दिया गया था, ब्रिटिश सरकार ने जो है उनको अपदस्थ कर दिया गया था। इसी से नाराज होकर भारत के मुस्लिमों ने जो है उनको दोबारा सत्ता पर लाने के लिए जो खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। और खिलाफत आंदोलन के साथ साथ जो है महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, तो खिलाफत आंदोलन के साथ साथ जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। ठीक है, महात्मा गांधी को ये लगता था कि ये सही समय है कि जो मुस्लिम आबादी है उसको हिंदू के साथ मिलकर जो है काम करना चाहिए, ये एक राइट समय है, इसीलिए जो है असहयोग आंदोलन चलाया था। लेकिन 1922 के अंदर जो है ये असहयोग आंदोलन जो है वापस लेना पड़ा था गांधी जी को। क्यों वापस लेना पड़ा था, क्योंकि जो है चोरा चोरी कांड की घटना घटित हो गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये जानकारी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में बोला गया है लिटमस विलय किससे प्राप्त होता है। तो लिटमस जो विलियन है किससे प्राप्त होता है, तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है, ये आप याद रखना। और लाइकेन क्या है, तो थैलाफाइटा समूह का पौधा है। लाइकेन क्या है, थैलोफाइटा समूह का पौधा है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ये जो लाइकेन होता है ये थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है। अम्ल और क्षार का परीक्षण करने के लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार तो समझते होंगे ना आप, एसिड और बेस का परीक्षण करने के लिए लिटमस पेपर का यूज किया जाता है। लिटमस
पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अम्ल यानी कि एसिड और क्षार यानी कि बेस। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, अम्ल जो है, अम्ल, अम्ल यानी कि एसिड। एसिड जो होता है, जो ये अम्ल होता है, ये क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ठीक है, ये जो अम्ल होता है और उसके बाद ये जो क्षार होता है, ये क्या करता है, ये लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। क्षार यानी कि बेस, ये क्या करता है, तो ये करता है लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। ठीक है, अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है, ये जानकारी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। तो एक्सेल में, जो एक्सेल होता है, एक्सेल क्या होता है, ये एमएस वर्ड के अंदर होता है। एमएस वर्ड जो है एक पैकेज होता है, एमएस वर्ड एक पैकेज होता है। इनके अंदर एमएस वर्ड के अंदर क्या क्या होता है, एमएस एक्सेस होता है, एमएस एक्सेस। ठीक है, एमएस एक्सेस होता है और एमएस एक्सेल होता है, एमएस एक्सेस होता है, एमएस एक्सेल होता है और एमएस वर्ड होता है। ठीक है, ये तीनों ही पैकेज हैं, पूरा एमएस वर्ड होता है। और एमएस वर्ड की स्थापना जो है कब हुई थी, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएंगे। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 17 का। तो F2 जो की होती है, वो फंक्शन की जो F2 होती है, ये एडिट मोड पर जाने में जो है मदद करती है एक्सेल के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2024 के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य देश में सर्वोत्तम सुशासित राज्य के तौर पर सामने आया है। तो ये 2020 का है। 2020 वाला जो है आप बिल्कुल याद नहीं रखेंगे, तो आप कौन सा याद रखेंगे, सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, पब्लिक अफेयर सेंटर ने, पब्लिक अफेयर सेंटर ने 1994 में पब्लिक अफेयर इंडेक्स की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, पब्लिक अफेयर इंडेक्स की स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई थी। और ये जो इंडेक्स है, ये क्या दर्शाता है, तो ये भारत में शासन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार के लिए जो है ये काम करता है। ठीक है, इतनी जानकारी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये लेटेस्ट वाला याद रख लेना भाई, जो अभी 2024 वाला आया होगा या फिर इससे पीछे वाला 23 वाला आया होगा पब्लिक अफेयर इंडेक्स, उसको आप जरूर देख लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं। तो ये बचपन बचाओ आंदोलन है, कहाँ पर है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये कैलाश सत्यार्थी जो है किस संगठन से जुड़े हुए हैं, तो ये बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और नोबेल पुरस्कार जो है इनको कब मिला था, 2014 में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार, ठीक है, 2014 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था ये इनको। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको बता चुका हूँ। 1895 में जो है अल्फ्रेड नोबेल ने जो है अपनी आखिरी वसीयत में जो है इसकी स्थापना की थी। और पहला जो नोबेल है वो कब दिया गया था, पहला जो नोबेल है वो 1901 में दिया गया था। और भारत का जो पहला नोबेल है किस व्यक्ति को मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 के अंदर। उनकी गीतांजलि कृति के लिए जो है उनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्कीम है, कब शुरू की गई थी ये, तो ये 2015 में शुरू की गई थी भाई।
हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी ये, हरियाणा के पानीपत जिले से, ठीक है। कब हुई थी? 22 जुलाई, 22 जुलाई 2015 को ये स्कीम शुरू की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा तो काफ़ी सारी जो हैं कविताएं या फिर जो स्टोरीज़ हैं वो लिखी गई हैं। अगर आपने इनकी स्टोरीज़ नहीं देखी है, मैंने कुछ कुछ देखी हैं, ज़्यादा तो मैंने भी नहीं देखी। मैंने एक तो गोदान देखी है, और कौन सी देखी है? एक गोदान देखी है, एक गबन देखी है, बड़े घर की बेटी देखी है, कुछ देखी है मैंने। काफ़ी अच्छा जो है इन्होंने लिखा है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपने नहीं देखी है इनकी स्टोरी तो आप ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। मैंने तो बचपन में जब भी देखी थी, जब ये दूरदर्शन चैनल पर आती थी इनकी कहानियाँ, यूट्यूब पर आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो डेफिनेटली आपको इनकी स्टोरीज जो है वो देखनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सेवा सदन जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म और मृत्यु आप जरूर याद रखना, काफ़ी अच्छे इंसान थे ये। तो इनका जो जन्म है ये कब हुआ था? जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1880 में कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। मृत्यु की बात करूँ तो मृत्यु कहाँ पर हुई थी इनकी? तो मृत्यु इनकी हुई थी अक्टूबर 1936 में, ठीक है। अक्टूबर 1936 में ही वाराणसी में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इनका असली नाम क्या था? असली नाम था धनपत राय, धनपत राय इनका नाम था। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी वो मैं आपको बता देता हूं। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे कि गोदान हो गया, करम भूमि हो गया, करम भूमि, गबन हो गया, गबन के बाद मानसरोवर हो गया, मानसरोवर हो गया, पूस की रात हो गया, बड़े घर की बेटी हो गया, ठीक है। ये और भी है वैसे तो काफ़ी सारी है, इतनी अभी मुझे याद आ रही है, तो ये इनको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो भेल का पूर्ण रूप पूछा है, तो BHEL भेल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसका जो है राइट फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। भेल का पूर्ण रूप हो जाएगा। यहाँ पे कोबोल का पूछा गया है तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो कोबोल का पूर्ण रूप हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है ये फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये फुल फॉर्म आप याद रखना, SSC रेलवे में जो है ये फुल फॉर्म काफ़ी सारी पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की देख लेते हैं। इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहला छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। इंडियन हाई स्कूल के जो हैं कुछ छात्रों ने, पूरी टीम थी इनकी छात्रों की, इनके द्वारा एक उपग्रह बनाया गया था, पहला छात्र उपग्रह बनाया गया था। इसका नाम पूछा गया है। इसको किसने लॉन्च किया था? तो नासा ने लॉन्च किया था। सबसे पहले नासा को ही देख लेते हैं। नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना 1958 में हुई थी भाई, ठीक है। 1958 में हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? नासा की स्थापना हुई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नासा की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये इनकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। बाकी आप इंडिया के तो मैंने काफ़ी बार बता भी चुका हूँ, कोई नहीं एक बार और बता देता हूँ। इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये याद होनी चाहिए आपको, काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं ये, मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। CSIR की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1942 में, ठीक है। ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है
वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग कहलाती है भैया ऐसी खेती। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग जो है भाई बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 पर। 25 में क्या बोला गया? मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम बताइए। तो भाई उड़ीसा में ये चक्रवात आते रहते हैं, काफ़ी सारे चक्रवात आ चुके हैं। इनकी या तो कई बार जो है नाम पूछ लेता है या फिर कई बार उनका ईयर पूछ लेता, भाई ये फलाना फलाना जो है चक्रवात आया था, कौन से साल में आया था, ये पूछ लेते हैं। तो अभी मैं कुछ आपको जो है बताऊंगा, चलिए देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का जो नाम है ये अम्फान था। ठीक है, 2020 में आया था। उसके बाद मैं बता देता हूँ कब कब और कहाँ कहाँ आए थे। सबसे पहले आप ये याद रखना, अम्फान नाम किसने दिया था? थाईलैंड ने दिया था। ठीक है, थाईलैंड देश ने जो है इसको ये अम्फान नाम दिया था। उसके बाद आप कुछ और जो है अम्फान तूफान है याद रख लेना, जैसे कि हुदहुद तूफान है। ये कब आया था? 2014 में आया था ये हुदहुद तूफान 2014 में आया था। ताउते तूफान यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ ताउते। ताउते तूफान कब आया था? तो ताउते तूफान 2021 में आया था। ठीक है, उसके बाद कौन सा तूफान आया था? फेनी चक्रवात आया था। ये फेनी कर लेना भाई, फेनी चक्रवात कब आया था? तो ये जो फेनी था ये आया था 2019 के अंदर। ठीक है, 2019 में आया था। उसके बाद वर्धा एक चक्रवात था, वर्धा तूफान लगा लो या फिर वर्धा चक्रवात लगा लो। ये कब आया था? 2016 में आया था। ठीक है, तो ये कुछ मैंने चक्रवात बताए हैं, तो इनको जरूर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूं तो अकुशल श्रमिकों के पास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? प्रवास है, सॉरी माफ कीजिएगा। तो ये अकुशल जो श्रमिक होते हैं इनके प्रवास का मतलब क्या होता है? जगह चेंज कर लेना। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कहीं रहते हैं, आप हरियाणा में रहते हैं और आपके पास रोजगार नहीं है, तो आप वहाँ से कहाँ चले जाएंगे? दिल्ली चले जाएंगे। आपको लगेगा भाई दिल्ली में ज़्यादा रोजगार है, इसीलिए जो है आप जगह चेंज कर लेते हैं। इसी जगह चेंज को करने को क्या बोलते हैं? प्रवास करते हैं। ठीक है, तो अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से सबसे अहम कारण क्या होता है? तो अहम कारण होता है निर्धनता भाई। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है यार। गरीब लोग जो होते हैं, मैं भी मिडिल क्लास ही हूँ, तो ये जो है हम ही लोग जो है भाई प्रवास करते हैं। ज़्यादा सैलरी मिल रही है भाई गुड़गांव में, हम गुड़गांव चले जाएंगे, हरियाणा से गुड़गांव चले जाएंगे, कोई यूपी से गुड़गांव आ जाएगा, कोई जो है मुंबई चला जाएगा। तो इसी को जो है प्रवास बोलते हैं। और जो ज़्यादातर प्रवास क्या होता है? ज़्यादातर प्रवास जो है निर्धनता के कारण ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए। तो ये आईएनएस वगीर हो जाएगी। ये साइंस टेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस टेक करंट से। ठीक है, तो ये 2020 में जो है पनडुब्बी लॉन्च की गई थी, कलवरी श्रेणी की थी ये आईएनएस वागीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जो है जोड़ा गया था? तो किस आंदोलन को जो है असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो खिलाफत आंदोलन के साथ जो है असहयोग आंदोलन को जोड़ा गया था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। वापस कब ले लिया था? 1922 में ले लिया गया था। ठीक है, अगस्त क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 8 अगस्त 1942 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रीन हाउस जो गैस होती है उनका सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र पूछा गया है, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो ऊर्जा जो है उत्सर्जक क्षेत्र होता है। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा होता है? तो ये ऊर्जा होता है भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? आप सभी जानते हैं ट्रांस साइबेरिया रेलवे जो है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दुनिया का सबसे जो लंबा रेल मार्ग है ये है ट्रांस साइबेरिया रेलवे। कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये मॉस्को से जाता है। मॉस्को क्या है? रूस की राजधानी भी है मॉस्को। ठीक है,
मॉस्को से कहाँ तक जाता है ये? मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। व्लादिवोस्तोक, व्लादिवोस्तोक तक जाता है ये। और इस जो ये रेल मार्ग है इसका निर्माण अभी भी हो रहा है भाई, ये आप याद रखना। मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक जाता है और इसकी कितने किलोमीटर लंबा है ये? 9289 किलोमीटर लंबा है ये लंबाई। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। इसका जो निर्माण वगैरह है किसने और कब करवाया था? इसका निर्माण कब करवाया था? रूसी साम्राज्य के तहत इसका निर्माण हुआ था, रूसी साम्राज्य। किस किस ने इसका निर्माण करवाया था? तो इसका जो निर्माण है रूस के सम्राट थे ये। क्या नाम था इनका? तो रूस के सम्राट थे ये, अलेक्जेंडर तृतीय। अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर तृतीय। और इनके बेटे थे, इनके बेटे थे सम्राट निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय, ठीक है, निकोलस द्वितीय द्वारा इनका जो है निर्माण किया गया था। इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? 1891 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और खत्म कब हुआ था? 1916 तक किया गया था। ठीक है, ये दोनों साल याद रखना, इनके समय में जो है इसका निर्माण किया गया था। ये ट्रांस साइबेरिया के बारे में जो है कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? तो डिगबोई में खोदा गया था। याद रखना, डिगबोई कहाँ पर है? असम का, असम की जगह है डिगबोई। ठीक है, असम के अंदर है। और ये जो क्या नाम है, असम में जो सबसे पहला तेल का कुआं है कब खोदा गया था? डिगबोई के अंदर 1866 में खोदा गया था। ठीक है, 1866 में खोदा गया था। और 1901 में डिगबोई में एशिया की पहली रिफाइनरी शुरू की गई थी। एशिया की पहली रिफाइनरी कब शुरू की गई थी? एशिया की पहली रिफाइनरी, रिफाइनरी कहाँ पर खोली गई थी? ये सेम है, असम डिगबोई। डिगबोई कब खोली गई थी? 1901 के अंदर। ठीक है, 1901 के अंदर जो है ये खोली गई थी। और 1901 के अंदर क्या गए, क्या क्या वितरित किए गए थे? पहले जो नोबेल पुरस्कार थे वो 1901 के अंदर ही दिए गए थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। असम की राजधानी क्या हो जाएगी? असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगी। ये चीज भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 32 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो निम्नलिखित में से ये जो तीनों चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनके अंदर जो है, किन के अंदर जो है द्रविड़ स्थापत्य शैली जो है निर्मित है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्पी धरोहर स्थल में जो है वास्तुकला द्रविड़ स्थापत्य शैली है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में। जो ये एलोरा है, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। औरंगाबाद, औरंगाबाद जिले में ये अवस्थित हैं। जो ये एलोरा की गुफाएं हैं ये कहाँ पर है? औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। उसके बाद मैं हम्पी की बात करूँ तो हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। कर्नाटक के बेल्लारी जिला। और तुंगभद्रा नदी, नदी के किनारे भी ये अवस्थित है। हम्पी की बात करूँ तो हम्पी कहाँ पर अवस्थित है? कहाँ गया हम्पी? हम्पी नहीं है क्या यहाँ पे? कोई बात नहीं। हम्पी जो है कर्नाटक, ये यही तो मैंने बताया हम्पी। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी मेरी गलती होगी। कोणार्क पे आ जाते हैं। और ये जो हम्पी था ये बताने वाला था, हम्पी जो था ना ये विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी भी था भाई। ये भी आप याद रखना। हम्पी जो था ये विजयनगर की, विजयनगर
की राजधानी भी रह चुका है। और विजयनगर के बारे में आप सभी जानते हैं, कब स्थापना हुई थी? 1336 में हुई थी स्थापना। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने इसकी जो है स्थापना की थी। कोणार्क की बात करूं तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ये इसका निर्माण कब और किसने करवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है गंग वंश के राजा ने करवाया था। गंग वंश के राजा, गंग वंश के राजा कौन थे? तो ये गंग वंश के राजा थे नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम ने किया था। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है, काला पैगोडा। ठीक है, काला पैगोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात करें खजुराहो की, खजुराहो का जो खजुराहो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ऐसे ही आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है कार्बन जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए। 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? अवध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अवध स्थान को जो है नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। अवध की स्थापना किसने की थी? सादत खान ने की थी। अवध की स्थापना 1722 में की थी। अरे 1922 क्यों कर दिया मैंने? 1722 आएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 1722 में जो है सादत खान के द्वारा जो है इसकी अवध राज्य की स्थापना की गई थी। और आप इसके अंदर क्या याद रख सकते हैं? लखनऊ के बड़े इमामबाड़े को अवध के नवाब आसिफ उद दौला ने 1784 में बनाया था। ये भी याद रखना, लखनऊ का इमामबाड़ा। ये पिछली वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा किस कब बनाया था? 1784 में। 1784 में जो है इसको बनाया था। किसने बनाया था? तो ये आसिफ उद दौला ने बनाया था। ठीक है, आसिफ उद दौला के ये द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में? पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पंजाब राज्य में जो है उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 36 में बोला गया है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाएं छोर पर जो है ये होना चाहिए। और ये आप याद रखना किस कोड इंडिया के अनुसार? तो ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। 37 की बात करें, 37 में क्या कहा गया? 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? तो किसने किया था ये? तो ये किया था भाई चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जो है झांसी में सतार नदी के पास चंद्रशेखर आज़ाद ने हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए जो है एक स्थिर शिविर जो है स्थापित किया था 1920 के अंदर। ठीक है, बात कर लेते हैं खुदीराम बोस की। तो ये खुदीराम बोस की जो है इनको फांसी दी गई थी भाई। खुदीराम बोस को फांसी क्यों दी गई थी? तो इन्होंने जो है भाई ये जो ब्रिटिश सरकार के न्यायाधीश होते थे किंग्सफोर्ड, उनको मारने का जो है आरोप इनके ऊपर लगा था, जिसके कारण जो है इनको फांसी दे दी गई थी। कब फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को? 1908 में जो है फांसी दी गई थी। और जो है इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म आप याद रखना भाई, इनका जन्म हुआ था, जन्म इनका जो है भाई दिसंबर 1889 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है भगत सिंह के बारे में तो आप सभी जानते हैं। भगत सिंह का जन्म जो है 1960 में हुआ था। ठीक है, 1960 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु जो है 1931 में हुई थी। फांसी इनको दी गई थी 23 मार्च
ठीक है। और उधम सिंह ने जो है 1940 में माइकल ओडायर की हत्या की थी। ठीक है, माइकल ओडायर। ठीक है, माइकल ओडायर की हत्या की थी उधम सिंह ने 1940 में। ठीक है, और जो है इसके बारे में हमने जान ही लिया है चंद्रशेखर आज़ाद। और ये जो माइकल ओडायर थे, इनकी हत्या क्यों की थी उधम सिंह ने? क्योंकि ये जो है पर सस्पेक्ट थे। सस्पेक्ट क्या थे? यही थे जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें जो है निहत्तों पर गोली चलाने का आदेश जो है माइकल ओडायर के द्वारा ही दिया गया था। तो ठीक है, ये हमारे जो है टॉप 40 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस आपको लाइक करना है और शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक और शेयर करना है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है टेलीग्राम ज्वाइन करके इस PDF को बिल्कुल फ्री में आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, या फिर कोई भी अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।